अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? क्या हाल हैं आपके? आज हम RH ब्लड ग्रुप जो कि अनदर ब्लड ग्रुप सिस्टम है उसको स्टडी करेंगे और उसकी इनकम्पैटिबिलिटी जो है उसको उसके साथ स्टडी करेंगे। RH ब्लड ग्रुप सिस्टम, बेटा आपको पता है कि ब्लड ग्रुप में आप देखते हैं कि साइन होता है पॉजिटिव का या नेगेटिव का साइन होता है। ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव साइन है ये RH ब्लड ग्रुप सिस्टम की वजह से होता है कि ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या ब्लड ग्रुप नेगेटिव है। जैसे पहले ब्लड ग्रुप में है वैसे ही यहाँ भी RH फैक्टर, जिसको हम RH एंटीजन कहते हैं, उसकी प्रेजेंस या अब्सेंस जो है वो इस ब्लड ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है। अगर RH फैक्टर प्रेजेंट है RBC के ऊपर तो फिर हम कहेंगे ये पॉजिटिव ग्रुप है, और अगर हम कहेंगे कि RH ग्रुप जो है वो प्रेजेंट नहीं है, यानी कि RH फैक्टर जो है वो प्रेजेंट नहीं है या एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, तो वो नेगेटिव ग्रुप कहलाएगा। ये जो ब्लड ग्रुप था ये सबसे पहले लैंड स्टाइनर जो था उसने एक मंकी जो है, जो रिसेस मंकी था, उसमें से इसने इसको एंटीजन को स्टडी किया और उसी के बेस के ऊपर इसने RH का नाम जो है वो उसको दिया। अब हम इसकी जीन्स देखते हैं तो RH जो ब्लड ग्रुप है इसमें 3 जीन्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, जिसमें C, D और E इन जीन्स के नाम हैं, विच ऑक्यूपाई 2 टाइटली लिंक्ड, जो उसका लोकस है उसको ये टाइटली लिंक, यानी कि 2 जीन्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ लिंक हैं। इनमें से एक लोकस जो है वो D है जो कि D जीन ऑक्युपाई करता है, जबकि दूसरा जो लोकस है उसको C और D अल्टरनेटिवली ऑक्युपाई करते हैं। इसका मतलब है कि D जो है दैट इज ए प्राइम इंपॉर्टेंट जीन है, यानी कि इसकी प्राइम इंपॉर्टेंस है ब्लड ग्रुप जो है उसको डिटरमिन करने में। जीन D जो है इसके 2 एलील्स हैं, एक कैपिटल और दूसरा स्मॉल, और कैपिटल D जो है दैट इज कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर द रिसेसिव D जो है, और कैपिटल D जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ RH फैक्टर ऑन RBC। लिहाजा जहां भी D होगा वहां पे कैपिटल D होगा, डोमिनेंट D होगा, वहां का ब्लड ग्रुप जो है वो RH पॉजिटिव कहलाएगा। अब इसकी 2 पॉसिबल जीनोटाइप हैं, एक कैपिटल डी होमोजाइगस फॉर RH एंटीजन और या फैक्टर, और दूसरी हेट्रोजाइगस जो है कैपिटल D और स्मॉल d। दोनों की सूरतों में RH फैक्टर जो है उसकी सिंथेसिस होगी और वो अटैच होगा ऑन RBC, लिहाजा ब्लड ग्रुप जो है वो पॉजिटिव कहलाएगा। इसी तरह से जब स्मॉल डी होगा मीन होमोजाइगस फॉर रिसेसिव होगा, तो कोई RH फैक्टर जो है उसकी सिंथेसिस नहीं होगी, लिहाजा जो ब्लड ग्रुप होगा वो नेगेटिव कहलाएगा। इसके बाद एंटी RH एंटीबॉडी, RH एंटीबॉडी जो है इसकी जो प्रोडक्शन होती है उसके लिए RH एंटीजन का होना जरूरी है। अगर RH एंटीजन ब्लड में RBC के ऊपर प्रेजेंट है तो दैट स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एंटी RH एंटीबॉडी, अदरवाइज इसकी प्रोडक्शन नहीं होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि RH फैक्टर जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ RH एंटीबॉडीज, जबकि अगर RH फैक्टर या एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो एंटी RH एंटीबॉडीज भी नहीं बनेंगी। तो जो RH फैक्टर है जिसमें RH एंटीजन प्रेजेंट है उसी में RH एंटीबॉडी की सिंथेसिस भी होगी। अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जब हम बात करते हैं तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में सेफ ट्रांसफ्यूजन क्या है कि RH पॉजिटिव जो है वो RH पॉजिटिव को दो, यानी कि A पॉजिटिव को ब्लड जो है ट्रांसफ्यूजन करे, B पॉजिटिव B को, ऐसे ही नेगेटिव ग्रुप जो है वो नेगेटिव को ट्रांसफ्यूजन जो है हो अकॉर्डिंग टू द कंपैटिबिलिटी। लेकिन RH पॉजिटिव डोनर जो है ये टोटली इनकम्पैटिबल है फॉर RH नेगेटिव, उसको कभी भी, यानी कि पॉजिटिव कभी भी नेगेटिव को ब्लड नहीं डोनेट कर सकता। तो उसकी वजह क्या है कि उसकी वजह यह है कि ए नेगेटिव पर्सन रिसीव RH एंटीजन, तो उस सूरत में अगर रॉन्ग ट्रांसफ्यूजन होती है तो फिर क्या होगा कि RH एंटीजन जो है उसकी प्रेजेंस की वजह से एंटी RH एंटीबॉडीज जो हैं
वो बनना शुरू हो जाएंगी, जो कि नुकसानदेह होंगी। इसीलिए कहा जाता है कि अगर RH नेगेटिव ब्लड जो है क्लियर ऑफ एनी एंटी RH एंटीबॉडी, वो डोनर जो है वो RH पॉजिटिव को ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकता है, उस सूरत में अगर उस कभी भी वो एक्सपोज नहीं हुआ RH एंटीजन को, तो उस सूरत में वो ट्रांसफ्यूजन जो है हो सकती है, लेकिन ये भी एक रेयर केसेस की सूरत में आता है। अब इसकी कॉम्प्लिकेशन क्यों है, जो कि मैंने पहले आपको कहा कि ये इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से है। रिथ्रोब्लास्टोसिस फेटिलस, रिथ्रोब्लास्टोसिस का नाम जो है वो इमैच्योर, ब्लास्टोसिस का वर्ड जो है वो इमैच्योर फॉर्मेशन के लिए, लिहाजा इमैच्योर रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन को कहा जाता है। ये क्यों होती है? इसका एक केस हमें दिया गया कि अगर ए RH नेगेटिव वुमेन मैरिड टू ए RH पॉजिटिव मैन और वो कंसीव करें एक चाइल्ड जो कि RH पॉजिटिव हो, तो उस सूरत में ये कंपैटिबिलिटी जो है ये हो सकती है। अब इसकी दो केसेस हैं। अगर तो फादर जो है वो होमोजाइगस फॉर RH पॉजिटिव है, यानी कि उसके जो दोनों एलील्स हैं वो डी कैपिटल डी डोमिनेंट डी हैं, और मदर जो है क्योंकि वो नेगेटिव है तो लिहाजा उसमें दोनों डी जो हैं वो रिसेसिव हैं, स्मॉलर हैं, तो इसके जितने भी ऑफस्प्रिंग होंगे उनका जो प्रोडक्शन होगी वो क्या होगी, वो हेट्रोजाइगस फॉर डी होगी जो कि डोमिनेंट है, लिहाजा RH पॉजिटिव, ऑल द ऑफस्प्रिंग्स आर RH पॉजिटिव होंगे, क्योंकि इधर से स्पर्म जो है वो कैपिटल डी वाले होंगे, जबकि एग्स जो सारे के सारे डी स्मॉलर डी वाले होंगे, तो ऑफस्प्रिंग जो है वो हेट्रोजाइगस होगा और हर सूरत में ये कंपैटिबिलिटी होगी। अगर फादर जो है वो हेट्रोजाइगस है फॉर RH पॉजिटिव, यानी कि एक अलील कैपिटल है दूसरा स्मॉल है, मदर जो है वो उसमें तो दोनों स्मॉल ही हैं, रिसेसिव है, वहां से डी जो है वो गैमीट्स बनेंगे, जबकि फादर की तरफ से दो तरह के गैमीट्स होंगे, स्पर्म होंगे, एक कैपिटल डी और दूसरा स्मॉल डी। यहाँ पे दो प्रोबेबिलिटीज हो सकती हैं, एक ऑफस्प्रिंग जो है वो RH पॉजिटिव भी हो सकता है और RH नेगेटिव, यानी कि 50-50% चांस है कि जो उसके ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो 50% चांस है कि वो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो और 50% चांस है कि वो ब्लड ग्रुप नेगेटिव हो। रिथ्रोब्लास्टोसिस फेटिलस क्या है? अब देखते हैं कि अगर मर्द जो है वो RH पॉजिटिव है और मदर जो है वो RH नेगेटिव है और दैट कंसीव ए चाइल्ड विच इज RH पॉजिटिव, तो अब इस सूरत में हो सकता है कि जो मदर है उसकी बॉडी स्टार्ट डेवलपिंग RH एंटीबॉडी। कैसे डेवलप करेगी? अगर फीटस जो है उसकी बॉडी से एंटीजन जो है दैट सीप आर मूव थ्रू द प्लेसेंटा इनटू द ब्लड ऑफ मदर, तो जैसे ही एंटीजन जो है वो मदर की बॉडी में जाएगी तो मदर जो है उसको रिस्पॉन्स करेगी और उसके रिजल्ट में RH एंटीबॉडी की प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी। अब ये जो RH एंटीबॉडीज बन गई हैं ड्यू टू द एक्सपोज ऑफ RH पॉजिटिव एंटीजन इन द ब्लड ऑफ मदर, उसकी वजह से क्या होगा कि ये एंटीजन अगर वापस जो है वो फीटस में जाती है, यानी कि वो फिर प्लेसेंटल बैरियर जो है उसको क्रॉस करती है और फीटस जो है डेवलपिंग बेबी जो है उसके ब्लड में चली जाती है, तो फिर वहां पे क्या होगा, वहां पे एंटीजेंस जो हैं उसके साथ ये आपस में रिएक्ट करेंगी और ये रेड ब्लड सेल्स जो हैं उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देंगी। जब ये रेड ब्लड सेल्स जो हैं डिस्ट्रॉय होंगे उस सूरत में हीमोलाइसिस जो कि एक प्रोसेस है रेड ब्लड सेल की डिस्ट्रक्शन का, वो शुरू हो जाएगा और ये जो हीमोलाइटिक डिजीज है जो कि न्यू बॉर्न में होगी, इसको हम रिथ्रोब्लास्टोसिस फेटिलस का नाम जो है वो देते हैं। अगर ये कंडीशन क्रोनिक हो जाती है, मीन बहुत ज्यादा जो है वो ब्लड जो है वो ट्रांसफ्यूजन हो जाती है, तो उसमें हीमोलाइसिस भी ज्यादा होगी और जो इंडिविजुअल है उसको अबॉर्शन हो सकती है, अनीमिक हो सकता है, अगर वो बर्थ होती है तो वो अनीमिक होगा, उसमें खून की बहुत ज्यादा कमी होगी, और दूसरी कंडीशन में अबॉर्शन हो सकती है, यानी कि बेबी जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। ये उस कंडीशन में हो सकता है अगर ये जो आपस में इनकी इंटरमिक्सिंग हो जाए। उसके अलावा क्या हो सकता है, फीटस जो है उसमें प्रेगनेंसी कंटिन्यू रहती है,
तो क्योंकि रेड ब्लड सेल्स ज्यादा बनाने पड़ रहे हैं, क्योंकि एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो लिवर और स्प्लीन में बन रहे होते हैं, लिहाजा उनको ज्यादा काम करना पड़ेगा, जिसकी वजह से उनकी स्वेलिंग हो जाएगी। देन ब्रेकडाउन प्रोड्यूस, आरबीसी जो है वो ब्रेकडाउन होते रहेंगे, तो बाइलिरुबिन जो है वो बन जाएगा, जो कि फीटस में एकमुलेट होगा, जो कि जॉन्डिस जो है उसकी सिम्टम शो करेगा, क्योंकि उस सूरत में जो ब्रेन सेल्स हैं वो भी डैमेज होंगे, स्किन और उसकी जो आईज हैं वो येलो हो जाएंगी, उसमें येलोनेस आ जाएगी, जिसको हम कहते हैं जॉन्डिस हो गया है। इसके साथ साथ स्टिल कहता है कि अगर वह लाइव बॉर्न हो जाए तो फिर उसकी दो सिम्टम, सीवियर हीमोलाइटिक एनीमिया और उसके साथ साथ उसमें जॉन्डिस के सिम्टम्स जो हैं वो प्रेजेंट। अब इमीडिएट इसका क्या करना पड़ेगा कि उस बच्चे का ब्लड जो है वो टोटली उसको रिप्लेस करना पड़ेगा विद द ब्लड ग्रुप जिसमें एंटी आरएच एंटीबॉडीज जो है वो प्रेजेंट ना हो, यानी कि नेगेटिव ब्लड ग्रुप से उसको रिप्लेस करना पड़ेगा इमीडिएटली, ताकि वो सर्वाइव कर सके। अब अगर सेकंड टाइम पहली प्रेगनेंसी हो जाती है, तो जब बर्थ होती है तो बर्थ में क्योंकि प्लेसेंटा ब्रेक होता है, तो उस वक्त बहुत ज्यादा ब्लड जो है वो मदर के साथ मदर की बॉडी के अंदर एंटीजेंस जो है वो जाती हैं प्लेसेंटा के डिटैच होने की सूरत में, लिहाजा मदर की बॉडी जो है उसमें लार्ज नंबर ऑफ एंटी आरएच एंटीबॉडीज जो है वो स्टिमुलेट कर जाती है। अब इस कंडीशन में प्रेगनेंसी जो है, जब बच्चा चाइल्ड कंसीव होता है तो फिर उसके डैमेज होने का चांस, यानी कि उसके अबॉर्शन होने का चांस जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो पहली के बाद दूसरी में सर्वाइवल जो है वो बहुत रेयर होती है, और फिर थर्ड केस में तो ये सर्वाइवल ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाती है, क्योंकि मदर की बॉडी के अंदर इतनी ज्यादा एंटी आरएच एंटीबॉडीज बन चुकी होती हैं कि उनको रिमूव करना मुश्किल हो जाता है। तो अब इस सूरत में एक ट्रीटमेंट जो है वो की जाती है, जिसको हम कहते हैं आरएच सेंसिटाइजेशन कहलाती है। इसमें एंटी सीरम जो है वो इंजेक्शंस दिया जाता है मदर को, और ताकि मदर जो है उसकी सर्वाइवल, उसमें जो आरएच एंटी बॉडीज बन चुकी हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जाए। ये एक सिंपल थेरेपी है। इस थेरेपी में क्या करते हैं कि एक इंजेक्शन दिया जाता है आरएच एंटी सीरम का, जैसे मैंने पहले आपको बताया, अर्ली प्रेगनेंसी की सूरत में, ताकि जैसे ही एंटीजन बॉडी में दाखिल हो वो डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। इसी तरह से जैसे ही बर्थ होती है तो बर्थ के फौरन बाद भी ये इंजेक्शन जो है वो दूसरा लगाया जाता है, ताकि तमाम की तमाम जो उसमें बॉडी के अंदर जो इफेक्ट हुआ है उसके एंटीजन के आने की वजह से उसको रिमूव किया जा सके, और नेक्स्ट प्रेगनेंसी से पहले पहले इन तमाम को डिस्ट्रॉय किया जा सके। प्रोटेक्शन क्या है? कहते हैं कि एक और माइल्ड सी इनकम्पैटिबिलिटी है एबीओ ब्लड ग्रुप की, जो कि इस सीवियर इनकम्पैटिबिलिटी से इंसान को बचा सकती है। वो क्या है कि अगर नेगेटिव ओ नेगेटिव मदर कंसीव ए पॉजिटिव और बी पॉजिटिव बेबी, तो फिर उनका जो फीटल ए और बी टाइप आरबीसी जो इंटर होंगे मदर की बॉडी में आर क्विकली डिस्ट्रॉय द हर एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडीज, तो बिफोर शी कैन फॉर्म एंटी आरएच एंटी बॉडीज, तो उनकी एंटीजन जो है उसको वो पहले ही डिस्ट्रॉय कर देंगे, इससे पहले कि वो एंटी आरएच एंटीबॉडीज जो है मदर की बॉडी जो है वो बना सके। तो लिहाजा इस वजह से ये जो है वो सर्वाइवल जो है वो हो जाती है। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको खुश खुर्रम रखे और खुशियां अता करे, मेरी तरफ से अल्लाह।